मॉर्निंग बच्चों, आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो या तो वो किसी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैथमेटिक्स में हमेशा हम वीडियो लेकर के आते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो निश्चित ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे आगे चलकर सीखते हैं कि क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चनों को। तो आप लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें कि किस सवाल का इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलते हैं सीखते हैं। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। सबसे पहले तो समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज होता क्या है? जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई एक चतुर्भुज है जिसमें ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक, 4 शीर्ष हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज का मतलब होता है सभी भुजाएं जिसकी समान हो, पहली बात। अब समचतुर्भुज में क्या है, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे की, ये एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये एक दूसरे को 90 अंश पर इंटरसेक्ट करते हैं, इनकी प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु ई है जहां पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां पर क्या है कि जो 90 अंश का कोण बना है, ये 90 अंश का कोण बनता है। दूसरी बात ये है कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काट देते हैं, यानी कि ये प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि जो एक बी है, बी बराबर ईडी और एई बराबर ईसी, और कोण जो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अब बात हमको निकालना इसका परिमाप। परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए? हमको भुजा चाहिए। हमको दिया क्या है? विकर्ण दिए, एक 24 सेंटीमीटर दिया है, एक 32 सेंटीमीटर है। यानी कि ये विकर्ण अगर मान लीजिए हमारा 24 है तो ये वाला बड़ा वाला 32 हो जाएगा। 32 होगा तो इसका मतलब यहां से ये 16 सेंटीमीटर यहां होगा और 16 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये 24 है तो ये 12 सेंटीमीटर यहां होगा और 12 सेंटीमीटर यहां होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते, प्रतिच्छेद कर देते हैं। अब यहां पर क्योंकि 90 अंश है तो ये त्रिभुज बीईसी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी? कर्ण होगी। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यानी कि त्रिभुज बीईसी में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण पे बना वर्ग, लंबे पे बना वर्ग धन आधार पे बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि यहां पर जो वर्ग है, यानी कि बीसी का वर्ग बराबर बीई का वर्ग धन ईसी का वर्ग। तो बीई कितनी है हमारे पास? 16 सेंटीमीटर, तो 16 का वर्ग लिख देंगे। यहाँ ईसी कितनी है? 12 का वर्ग, 12 लिखेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा। तो 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, 12 144 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 400 आया हमारा। क्या 400 आया बीसी स्क्वायर। तो बीसी कितना हो गया? बीसी हो जाएगा √400। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारी बीसी कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई है। ये 20 सेंटीमीटर है, यानी कि बीसी 20 सेंटीमीटर आई। और चूंकि ये समचतुर्भुज है, इसका मतलब समचतुर्भुज में क्या है? सभी भुजाएं ये बराबर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो 4 भुजाएं हैं। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा? बराबर 4 गुणित भुजा, यानी कि एक भुजा कितनी आ गई थी? 4 गुणित ये 20 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर ये आपकी क्या हो जाएगी? इस समचतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहला ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर, दूसरा है 84 सेंटीमीटर, तीसरा है 76 सेंटीमीटर और डी है 72 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सीखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर
देखते हैं दूसरा में क्या है, कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यानी कि ये सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन है। अक्सर पीसीएस में और एसएससी में और बहुत सारे एग्जामों में जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कई बार आ चुका है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी नहीं है। माध्य को इसको हम समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य लिख करके आता है कभी कभार, समांतर माध्य लिख करके आता है कभी कभार, इसी को हम औसत माध्य भी कहते हैं, औसत माध्य। ठीक है। अब इसमें क्या है कि माध्यिका है, बहुलक है, तो जो मुख्य रूप से सेंट्रल टेंडेंसी है तो माध्यिका बहुलक ये तीनों होती है। इसका मतलब है कि मानक जो विचलन है, मानक विचलन हम माध्य से भी निकाल सकते हैं, माध्यिका से भी मानक विचलन निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये मानक विचलन जो है क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर है वो हमारा कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही होगा, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान है यानी कि बराबर है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि हमको क्या कंडीशन दी गई, तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि हमको क्या दिया गया, परिमाप समान है। किस किस के हैं, समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज है और एक समबाहु त्रिभुज है, उसके परिमाप एक समान है। ठीक है। इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। ऑप्शन हमारे पास पहला दिया है 2:3, बी ऑप्शन है 6:1, सी ऑप्शन है 3:2, डी ऑप्शन है 1:6। इनमें से एक सही होगा। कैसे सही होगा चलते देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको दिया है समषटभुज। ठीक है। समषटभुज माने 6 भुजाओं जिसकी समान हो उसे समषटभुज कहते हैं। तो समषटभुज की अगर मान लीजिए कि भुजा जो है x है तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 6x, क्योंकि समषटभुज है ना, 6 भुजाएं, तो एक भुजा अगर x है तो परिमाप माने सभी भुजाओं का योग, तो अगर 6 को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देख समबाहु का मान लीजिए, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए बाई है तो इसका परिमाप क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 3/। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो परिमाप है वो समान है, तो इसको हम बराबर कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 6x बराबर 3/। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2x हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब y का मान हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी कि समबाहु और उसका क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। किस किस का, समषटभुज और समबाहु त्रिभुज, इनका अनुपात में है। तो समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल बटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणित √3/4 गुणित भुजा, भुजा हमने मानी थी x, भुजा का स्क्वायर है ना, तो भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है। अब ये भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा है हो जाएगी कितनी, 6x², ये लिखा ना x, हमने भुजा मानी थी तो x² रखेंगे, और यहां पर कितना है 1/4, तो 1/4 से 1/4 ये भी कट जाएगा है ना, तो ये कट गया, तो यहाँ 6x² बटे
बाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम y का मान क्या रखेंगे, y बराबर 2x रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बटे 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, इससे कट जाएगा। अब देखो ये बचा 6/4, तो 6/4 का मतलब हो जाएगा 2 3 6 और ये 2 दूनी 4 यानी कि हो जाएगा 3/2। 3/2 को लिख सकते हैं हम 3:2। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ये पहला ऑप्शन है 2:3, बी ऑप्शन है 6:1, सी ऑप्शन है 3:2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कौन सा होगा, 3:2। यहां पर आपका आ रहा है ना 3/2, 3/2 का मतलब इसको क्या लिख पाओगे, 3:2 लिख सकते हो। तो इस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा, अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि कोई आयताकार खेत है, आयताकार माने जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, आयताकार। और आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यानी कि चौड़ाई में कितने परसेंट हम कम करें कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। क्या ना बदले, क्षेत्रफल वही रहे, यानी कि क्षेत्रफल समान है। तो ऐसे प्रश्न दो तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लंबाई में अगर हमने कुछ वृद्धि की है तो चौड़ाई में कमी करना पड़ेगा, या हमने लंबाई में अगर उसमें कमी की है तो चौड़ाई में हमें वृद्धि करना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो दो कंडीशन बनती है। तो दोनों कंडीशन में क्या है कि जैसे एक पहली कंडीशन है कि मान लीजिए एक विमा में कोई लंबाई हो या चौड़ाई हो, विमा में मान लीजिए x% हम उसमें वृद्धि करते हैं, तो दूसरी विमा में हम कमी करेंगे। दूसरी विमा में प्रतिशत कमी कितनी होगी, प्रतिशत कमी बराबर। तो ये फॉर्मूले के रूप में आप लोग याद कर लीजिए कि मतलब एक बीमा में अगर हम x% वृद्धि करते हैं तो दूसरे बीमा में कितने प्रतिशत की कमी होगी, जिससे उसका क्षेत्रफल कैसा रहे, समान रहे, बदले ना, है ना। तो क्या करेंगे, 100 गुणित x बटे 100 धन x, इतने प्रतिशत की हमको क्या करना होगी, उसमें दूसरी विमा में कमी करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए एक विमा में x% कमी करते हैं, माने एक लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, तो अगर हम x% उसमें कमी करेंगे तो दूसरी में हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि। कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो अगर एक विमा में x% कमी, तो दूसरी विमा माने भुजा में प्रतिशत या कमी हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, वृद्धि। क्योंकि तो वृद्धि करेंगे, क्योंकि कमी हो रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से यहां पर नीचे नीचे ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब यहां वृद्धि होती है तो नीचे धन, एक विमा में अगर वृद्धि हो रही तो नीचे धन, अगर एक विमा में कमी होती है तो नीचे वो भुजा x, यहां पर ऋण का चिन्ह लगेगा। तो ये आपका दो फॉर्मूले आपके बनेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल अगर ना बदले तो हमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। दो ही कंडीशंस हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। तो इसमें सवाल में क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, ठीक है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो देखो क्षेत्रफल ना बदले तो इसका मतलब इन्हीं में से एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लगेगा कौन सा, लंबाई में वृद्धि पहले हो रही, तो वृद्धि हो रही तो इसका मतलब है, हमने क्या कहा, एक विमा में वृद्धि, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो दूसरी विमा में कितने, यानी कि चौड़ाई में, तो हम चौड़ाई में लिखेंगे, चौड़ाई में प्रतिशत क्या होगी, कमी, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही, प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, 100 गुणित
अब x की जगह क्या लिखना है, ये 25%, क्योंकि 25% x का मान 25, तो 25 बटे ये हो जाएगा 100 धन 25, ये हो जाएगा 100 गुणित 25 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 को 100, 25 पंचे 125, 5 आया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। 1 सेकंड में ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या है, दूसरी भुजा में हमें 20% की क्या करना पड़ेगी, कमी करने पड़ेगी, जिससे उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन है ए 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 40%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, ये बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में है, केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप को प्रेक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले की संभावना ज्यादा है इसमें। केंद्रीय प्रवृत्ति जहां शब्द लिखा हो वहां समझ लेना कि सांख्यिकी से संबंधित है सवाल। पहली बार माप को केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप को प्रेक्षण के द्वारा, प्रेक्षण का मतलब हम देख करके भी उसको पता कर लेते हैं, यानी कि देख करके तुरंत हम पता कर लेंगे वो कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, प्रेक्षण मात्र से हम ज्ञात किया जा सकता है। पहला है समांतर माध्य ऑप्शन में, दूसरा है माध्यिका, बहुलक, और दिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन दे देंगे आपको आंसर कि आपको कंफ्यूजन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य माप कौन सी होती है, समांतर माध्य, कभी कभार माध्य ही लिखा रहता है, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। लेकिन इन तीनों में से इन दोनों में कौन सी ऐसी माप है जिसे हम देख करके ही पता कर लेते हैं, है ना। तो सबसे आप जो हमारा बहुलक है ना, इसको हम देख करके ही पता कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखेंगे कि जो बहुलक का मतलब है कि जो भी हमारे आंकड़े दिए हैं, जो भी संख्याएं दी हैं, उन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार आती है वही हमारी बहुलक कहलाती है ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही हमारा दिए हुए आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो उसमें हम तुरंत पता कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 5, 6, 2, 3, फिर 2, ऐसी कोई संख्या दी है। अब इसमें हम ये पता कर लेंगे इसमें बहुलक बताओ क्या है। तो इसमें बहुलक में क्या देख रहे हैं कि 2, 1, 2, 3, 3 बार आया है 2, तो इसकी बारंबारता होगी 3, यानी कि और 3 कितनी बार आया है 2, यानी कि 2 आया है 3 बार, 3 आया है 2 बार, 5 आया है 1 बार, 6 भी 1 बार आया है ना। तो जिसकी बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार आता है ना, तो वो उसका बहुलक कहलाता है। यानी कि हमारा क्या होगा इसका बहुलक, 2 बहुलक होगा। तो बहुलक को हम देख करके पता कर लेते हैं कि देखो इसमें कितनी बार कौन सी संख्या ज्यादा आ रही है, वही हमारा बहुलक है। इसमें नाम है कोई फॉर्मूला लगाना है, आराम से तुरंत पता कर लेते हैं। तो माध्यिका और समांतर माध्य में आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन बहुलक में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देख करके ही आप पता कर लेते हैं। इसलिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो हम प्रेक्षण मात्र से केवल बहुलक को हम पता कर लेते हैं। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या है कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें कोण A बराबर 4x डिग्री, B बराबर 7x डिग्री, कोण C बराबर 5y डिग्री, 7D बराबर 5, 7 एंगल कोण D बराबर 22 डिग्री। यानी कि ये जो यहां पर आप देख रहे हो ना ऊपर ये जीरो सा बना है, इसको डिग्री बोलते हैं, है ना, कोण में डिग्री बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है ना। चक्रीय माने एक चक्र में, कौन सा चतुर्भुज, चक्र माने एक वृत्त में, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके जो चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर, यानी कि इस प्रकार से, कैसा, ऐसे कोई आपका वृत्त है, इस पर कोई 4 बिंदु हैं इस तरीके की। तो ये आपका मान लीजिए A है, ये B है, ये C और ये D, यानी कि चक्रीय कहा तो ये चक्र बनाया, यानी कि वृत्त बना। चतुर्भुज माने ABCD चतुर्भुज हो गया,
तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, कंडीशन ये प्रमेय होती है कि जो इनके आमने सामने के कोण होते हैं, इनकी सम्मुख कोण, इनकी कोण ए धन कोण सी, इनका योगफल 180 अंश होता है। कितना अंश होता है? 180 अंश। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। बी और ये डी, ए और सी, इन दोनों का योग करेंगे तो 180 अंश होता है। ये प्रमेय है। अब इसी कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे। हमें कोण दिया है ए, तो कोण ए बराबर कितने अंश है? 4x अंश, धन बी सी बराबर कितना दिया है? 5y अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। बी कितना दिया है? 7x अंश, और डी कितना दिया है? y, तो y है बराबर 180 अंश। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 180 अंश के बराबर ये भी है, 180 अंश के बराबर ये भी है। इसका मतलब जिसके दाहिने पक्ष बराबर हैं तो उसके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। इसका मतलब इनको हम बराबर कर देते हैं। 5x अंश धन 4x अंश 5y अंश बराबर 7x अंश धन y अंश। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या क्या होगा, और उस y को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 5y अंश ऋण y अंश बराबर 7x अंश माइनस 4x अंश। 5 में से ये बचेगा 4y, तो ये हो जाएगा 3x अंश। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x बटे x अनुपात y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4y बटे 3। y को इधर कर दीजिए तो x बटे y बराबर 4 बटे 3, यानी कि 4 अनुपात 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर हो जाएगा 4 अनुपात 3, इस तरीके का। अब ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन हमारे पास दिया है 3 अनुपात 4, बी ऑप्शन में 4 अनुपात 3, सी ऑप्शन है 5 अनुपात 4, डी ऑप्शन है 4 अनुपात 5। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा आया है 4 अनुपात 3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 1570 की घात 67 यानी कि 67 में इकाई का अंक होगा, है ना। इसमें हमें ये बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या है 1570 की घात 67, यानी कि 1570 को 67 बार लिखोगे, फिर गुणा करोगे, फिर उसमें जो इकाई का अंक आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हम इसको देख करके ही बता पाएंगे। कैसे पता कर लेंगे? कि जब भी देखो क्या है कि जब भी किसी भी संख्या, किसी भी आधार, कोई भी आधार की इकाई का अंक अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, कौन कौन सी संख्या है? किसी भी कोई संख्या जो आधार है उसमें 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो ये अगर आपकी जो संख्याएं हैं इकाई के स्थान पर, तो उसकी घात चाहे जितनी हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, 50,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1999 लिखा हो, कितनी भी लिखी हो, उसका हमेशा इकाई का अंक क्या होगा? वही अंक होता है। हम लिखवाए थे ना एक बार, क्या होगा? इकाई का अंक जो होगा वही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ए, यानी कि कौन कौन सी संख्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कोई से भी अंक हो इनमें से। जैसे मान लीजिए कहा जाए 1256 में अगर 1998 लिख दिया जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें देखो 6 दिख रहा है, बस इसमें चाहे घात है चाहे जितनी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक अगर इनमें से कोई संख्या है, अंक है इसमें, तो समझ लेना कि हमारा इकाई का अंक चाहे जितनी घातें हो वही रहेगा। क्यों रहेगा? इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए 1 की घात अगर हम 5 लिखते हैं तो 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1 5 बार लिखिए, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 का गुणा 1 में किया 1 गुणा फिर सब किया तो 1 ही तो आएगा। अगर हम 5 की घात करके देखते हैं, 5 की घात 2 करके देखते हैं, तो 5 गुणित 5 करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो इकाई का अंक क्या आया? 5।
अगर 5 की घात हम 3 करके देखते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 25 पंचे 125, तो इकाई का अंक क्या है 5। तो इससे अब 6 का देखते हैं, 6 में अगर हम मान लीजिए 1 की घात 2 कर लेते हैं पहले, 6 गुणित 6 तो क्या आ गया 36, तो इकाई का अंक क्या आया 6। अगर 6 की घात 3 करते हैं, 6 गुणित 6 गुणित 6 है, तो 6 ये हो जाएगा 36, और 6 36 छक्का 216 है ना, तो 216 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, है ना, कितना होगा देखो आया 6। इसका मतलब ये होगा जीरो पे चाहे जितनी घातें चढ़ा दीजिए, जीरो को गुणित जीरो सबको जीरो कर देता है। इसका मतलब है कि 0 1 5 6 अगर किसी भी संख्या का आधार है, ये इकाई का अंक है 0 1 5 6 जैसे ये लिखा है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये इकाई का अंक 6 है। तो ये घातें चाहे कितनी हो, 1998 में लिखा हो, हम कह रहे हो और ज्यादा संख्या लिखी हो, तब भी वो इकाई का अंक वही रहेगा। लेकिन इनके अलावा कोई अंक आता है ना, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है कि जो घातांकीय संख्या है, यानी कि ये घात होती है, ये बोलते हैं आधार, है ना। तो अब इतनी बड़ी आधार है, यानी कि 2113 है, उसकी घात 110 है, इसका इकाई अंक क्या है 3 है। अभी हमने बताया था कि जब 0 1 5 या 6 हो कोई घातांकीय संख्या का तो जो आधार का इकाई अंक, तो वही अंक इकाई का स्थान पर होता है, चाहे घात कितनी भी हो। लेकिन यहां पर 3 आ गया, यानी कि अंक हमारे पास, हमने बताया था अंक कितने होते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी ये अंक होते हैं, इनको हम अंक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने बताया था कि 0 1 और 5 और 6 अगर ये इकाई के स्थान पर आ जाते हैं, तो फिर वो घात चाहे जितनी हो, तो वो उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, वही रहेगा। इकाई अंक ही पूछा गया। अब बचा हमारे पास 2 3 4 7 8 9, इनमें से कोई अंक अगर आता है यहाँ पे, तब हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या नियम लगेगा, है ना, ये बात हमको जानना पड़ेगा। तो देखो यहां पर इस सवाल में 3 आ गया जैसे, तो हम क्या करेंगे कि जो ये घात है, ध्यान से सुनना, कि जो घात है इसमें से क्या करेंगे, एक घटाएंगे। क्या करेंगे, एक पहले घटा देंगे, एक घटा दिया, कितना आ गया बोलो 109 आ गया, ठीक। अब जो घात में जो आया है एक घटाने के बाद, फिर 109 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा यहां दे लीजिए आराम से सीखने के लिए, है ना। तो 4 दूनी 8, ठीक, कितना बचा 2 बचा, अंक उतारा 9 का, कितना हो गया 4 सत्ते 28 हो जाएगा ना, 4 सत्ते 28, कितना बचा 1। जो ये शेषफल आया, शेषफल कितना आएगा इसका, इसका शेष हो जाएगा, शेषफल हो गया उसका 1, इसका शेष कितना आया 1 आया। इस शेषफल में 1 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इस शेषफल में 1 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 होगा। अब ये जो 2 आया है, इसको हम घात बनाएंगे किसके, इस जो आधार की इकाई अंक का, यानी कि 3 है ना, इस इकाई अंक का इसको घात बना देंगे। अब इसका जो हल होगा, वही हमारा जो भी अंक आएगा इसकी इकाई में, वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9। तो इसका मतलब देखो, पहला ऑप्शन हमारा 3 है, दूसरा है 9, तीसरा 2 और डी है 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा 9, यानी कि इकाई अंक 9 है ना। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि a सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं। क्या है, वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कितना होगा। यानी कि 3 वृत्त हैं, यानी कि इनकी त्रिज्या जो है a है, यहां से भी a है, ये इतनी a है, ये भी a है, यहां से यहां तक a है, ये भी a है। समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो छायांकित क्षेत्रफल का मतलब ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वाला,
ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको ए बिंदु, इसको बी और इसको सी माने तो ये आपका कैसा बन रहा है, ए बी सी, ये क्या होगा यहाँ ए तो 2a, ए 2a, इसका मतलब है सभी भुजाएं कैसी हो रही है, इस त्रिभुज की समबाहु हो गया है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, पहले क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी हो जाएगी 2a, तो 2a का मतलब 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा ये √3a स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये देखो समान त्रिज्या खंड जो बने हुए हैं, इसको अगर घटा देंगे तो ये हमारा छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, समान त्रिज्या खंड है तो 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणित θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ठीक, ये त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है, 3 है इसलिए 3 से हमने इसमें गुणा कर दिया। अब थीटा माने ये जो कोण बना, ये त्रिज्या खंड, ये कितना है, यहाँ समबाहु त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज के बीच का कोण कितने हैं, ये तीनों 60-60 अंश के होंगे। कितने अंश के होंगे, 60-60 अंश। कितने अंश के होंगे, 60-60, क्योंकि ये समबाहु है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के। तो इस थीटा की जगह 60 अंश रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 60/360 इंटू πr स्क्वायर। πr r की जगह क्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी, a, तो a रख देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो 0 से 0 36, यानी कि 3/6 यहाँ आया, 6 इंटू पाई a स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका आगे आंसर कितना आ रहा है, पाई a स्क्वायर/2, यानी कि 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ये हो गया। एक समबाहु त्रिभुज का पूरा ये बना है, उसका क्षेत्रफल √3a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है अगर हम पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा बीच का छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3a स्क्वायर ऋण πa स्क्वायर/2, तो 2 से यहां गुणा कर दीजिए और इसमें a स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा 2 √3 माइनस पाई ब्रैकेट के बाहर a स्क्वायर/2, इतने वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, √3 π/2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2√3 माइनस पाई, और इसमें है 6√3 माइनस π/6, इसमें है √3 माइनस π/a स्क्वायर, डी ऑप्शन में 2√3 माइनस π/2 a स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में का आंसर क्या हो जाएगा, 2√3 माइनस π/2 इंटू a स्क्वायर। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा बालक है श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि दोनों लड़के क्या हो रहा है, जो न्यूनतम प्रतिशत अंक है पास होने का उससे कम उनको मिल रहा है ना, यानी कि न्यूनतम जो अंक हैं उससे दोनों को क्या हो रहा है, कम लेकर के वो फेल हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभार ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जैसे यदि दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कों को प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से अधिक हो या उनसे कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम एक परीक्षा पूर्णांक पूछ रहा है, तो परीक्षा
पूर्णांक। ऐसे जब हमें परीक्षा पूर्णांक निकालना है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परीक्षा जो पूर्णांक निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे प्रतिशतों, प्रतिशतों का अंतर और गुणित यहां 100। तो देखो इसमें जब न्यूनतम अंक से वो कम हो या अधिक, है ना, तो उस कंडीशन में दोनों के लिए, दोनों बच्चे अगर न्यूनतम अंक से अगर कम पा रहे हो या दोनों बच्चे न्यूनतम अंक से अधिक पा रहे हो, तो अब हमने ये जो परीक्षा पूर्णांक है कैसे निकालेंगे, अंकों का अंतर बटे प्रतिशतों का अंतर गुणित 100, है ना। या तो दोनों लड़कों के जो न्यूनतम अंक से प्राप्तांक अधिक हो या कम हो, इस कंडीशन में इसको हम लगाएंगे, दोनों के होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के अधिक हो एक के कम, उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे इसी तरीके का। तो इसमें हम परीक्षा का पूर्णांक निकालेंगे, तो इसमें देखो अंकों का अंतर, अंकों का अंतर माने 30% अंक लेकर 30 अंकों से ये अंक है और फेल हो जाता है, जबकि श्यामू 35% अंक प्राप्त करके कितने अंक से फेल हो रहा है, 80 अंक से फेल है। तो ये अंक कौन से हुए, 30 और 80, ठीक। तो इनका अंतर, तो इनका अंतर लिखेंगे 80 ऋण 30 बटे प्रतिशतों का अंतर, यानी पहले कितने 30% से प्राप्त हुए उसको 35, तो इनकी 35 ऋण 30 गुणित 100। 80 में से 30 गया, कितना बचा 50, 35 में से 30 गया तो यहाँ 5 गुणित 100, 5 से ये 5 कट गया, 5 एकम 5, 10 गुणित 100 कितना हो गया 1000, है ना। तो इसका मतलब है परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा 1000 होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे दिया है 1000, दूसरा बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन 400, डी ऑप्शन 500, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा ये सही है ना। तो इसको क्या है, उसका जो परीक्षा का पूर्णांक था वो कितना था 1000। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है, सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, यानी कि दो बच्चे हैं, एक के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से प्राप्तांक कम है और एक के अधिक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दोनों के प्राप्तांक कम थे, यानी कि वो फेल हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम यानी कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात हमको पता करना है, तो परीक्षा इसके लिए हम क्या करेंगे, परीक्षा का पूर्णांक, जब एक विद्यार्थी के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से प्राप्तांक कम हो और दूसरे के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से प्राप्तांक अधिक हो, यानी कि एक विद्यार्थी के कम और दूसरे के अधिक हो, तब हम क्या करेंगे, यहां अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर, अंतर गुणित 100, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है, कितने अंक सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितने अधिक है, 56 अधिक है, और गीता के प्राप्तांक अंक से कितने कम है, 24 कम है ना। तो अंकों का योग, तो अंकों का योग करेंगे कितने, 56 धन 24 बटे प्रतिशतों का अंतर। देखो सीता का प्रतिशत कितना है 40 प्रतिशत अंक इसको मिले, और दूसरे गीता को कितने प्रतिशत अंक मिले, गीता को कितने प्रतिशत, गीता को प्रतिशत अंक कितने मिले 30%। तो इन दोनों का अंतर, तो 40 ऋण 30 गुणित 100, तो 56 कितने हो जाएंगे, 56 6 4 10 की 0, 5 2 7 और 1 8, 80 बटे ये कितना बचा 10 गुणित 100, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणित 100 कितना हो जाएगा 800।
यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 800 होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कितना दिया है, पहला ऑप्शन है 800, बी ऑप्शन है 700, सी ऑप्शन है 600, डी ऑप्शन है 500। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है ना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से एक के कम हो और एक से या दूसरे छात्र के अधिक हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। यदि दोनों छात्रों के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कम हो, है ना, या अधिक हो, तो उसमें हम क्या करते थे, अंकों का अंतर करते थे। नीचे वही रहता है, प्रतिशत का अंतर गुणित 100 यहाँ, है ना। तो यहाँ पर जब एक के कम हो एक के अधिक हो तो अंकों का योग, और अगर दोनों के अधिक या दोनों के कम हो तो फिर अंकों का अंतर करते हैं, है ना। तो ये दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमको ध्यान देना है। चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां में क्या है, 12वां क्वेश्चन जो है, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, है ना। तो इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कि कमरे का जो आयतन होगा वो कितने प्रतिशत कम होगा या ज्यादा होगा, है ना। तो चूंकि कमरा कैसा होता है, आपके घनाभ के आकार का होता है, क्योंकि जो कमरा है वो 3 विमीय आकृति होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो 3 विमीय होती है। तो इसलिए पहले हमने क्वेश्चनों में बताया था क्षेत्रफल वाले सवाल, यानी कि 2 विमीय वाले, तो सब उसी क्षेत्रफल वाले सवाल के जो फॉर्मूला था कि हम 2 विमीय में जो परिवर्तन होता है उसके क्षेत्रफल में वो कितने प्रतिशत होता है, तो उसी में हमने उसी प्रकार से हम इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 विमीय यानी कि 2 कोई लंबाई चौड़ाई 2 भुजाएं लेकर के उनमें परिवर्तन, परिणामी परिवर्तन हम ज्ञात करते हैं। परिणामी परिवर्तन ज्ञात करने के बाद फिर तीसरी जो भुजा के साथ उस परिणामी परिवर्तन को एक भुजा मान करके उस तीसरी भुजा के साथ यानी कि ऊंचाई के साथ हम परिवर्तन निकालते हैं। यानी कि इसका मतलब हम तीसरी भुजा के साथ परिवर्तन निकाल लेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमारा आयतन में परिवर्तन आ जाएगा। यदि परिवर्तन आयतन का जो परिवर्तन आता है अगर वो ऋणात्मक आता है ना, तो आयतन में जो परिवर्तन होगा वो उतने प्रतिशत की कमी मानी जाएगी। अगर वो धनात्मक आता है आयतन परिवर्तन तो कहा जाएगा कि आयतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है ना। तो चलते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले एक निश्चित क्या है, कमरे की लंबाई कितनी है, 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई। तो चूंकि जब घटाते हैं तो ऋण चिन्ह लेते हैं, तो पहले 2 विमीय में परिवर्तन, परिणामी परिवर्तन ज्ञात करेंगे, यानी कि 2 विमाओं में परिणामी परिवर्तन निकालेंगे। परिवर्तन क्या होगा, पहला कितनी लंबाई है, 10% की इसमें घटाई गई तो ऋण 10, दूसरा फिर धन का चिन्ह लगाने के बाद चौड़ाई में 20% की फिर घटाएगी, तो फिर यहाँ 20 ऋण का, फिर धन ऋण 10 गुणित ऋण 20 बटे 100, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऋण 10 ये धन ऋण 20 ऋण धन ये धन का ये 200 बटे 100, 0 से कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये कितना होगा 20, 10 30, ऋण का 30 और धन का 2, कितना होगा ऋण का 28। यानी कि 2 विमा में ऋणात्मक क्या बता रहा है कि कमी हुई, है ना। 28% की उसका जो क्षेत्रफल है आधार का जो क्षेत्रफल है उसमें 28 क्या होगा, कम हुआ 28%। अब इसको हम एक भुजा मानेंगे परिणामी, और किसके साथ निकालेंगे, ऊंचाई के साथ। अब आयतन में परिवर्तन निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन बराबर क्या करेंगे, इसको एक भुजा मान लेंगे तो योग्य माइनस का 28 और ये 5 वृद्धि है तो 5 धन माइनस 28 गुणित 5 बटे 100। तो 28 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 23, है ना।
ये हो गया 23, ठीक है। अब 23 हो गया। अब यहां पे देखो 5 से यह धन ऋण, ये ऋण हो गया। 5 अट्ठी 40, 5 दूनी 4, कितना हो जाएगा 24, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 10 4 14 बटे 100। अब 100 का भाग देंगे, 0 से 1 0 कटा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 23 ऋण 1.4 हो गया। ऋण 1.4 होगा तो ऋण का ये भी है, ऋण का ये भी है, तो कितना हो गया ऋण का 2 23 और 1 24.4। यानी कि ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है कि जो आयतन आया है होगा उसमें 24.4% की क्या होगी, कमी होगी, है ना। तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो रही, यानी कि आयतन में यानी कि 24.4% की क्या सो होगा, कमी, है ना, कमी होगी। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 24%, सी ऑप्शन 25.4%, ये हो गया 24.4% की इसमें क्या हो रही, कमी हो रही। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये जो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो 24.4% की कमी। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि किसी आंकड़ों में, यानी कि आंकड़े क्या होते हैं कि जो भी हम सूचना लेते हैं उन सूचनाओं को अगर हम संख्यात्मक रूप में लिखते हैं तो वही हमारे डाटा या आंकड़े कहलाते हैं। तो किसी आंकड़े में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर कहलाता है ना। स्टैटिक का सवाल है, सांख्यिकी का सवाल है, तो क्या कहलाएगा, माध्य कहलाता है कि परिसर कहलाता है कि माध्यिका कहलाती है कि समूहन कहलाता है ना। तो जब हम कोई भी डाटा दिया है उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जब अंतर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिसर, है ना, रेंज, उसको क्या बोलेंगे, परिसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन से कि ये परिसर कहलाता है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ए लिखा है A4 धन 9B इक्वल टू 150 यानी 150 है, तो A प्लस B का मान बताओ। अब यहां पर दिमाग लगाना है ना, लॉजिक टाइप में, इसमें कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि देखो यहाँ 4 दिया उसने और यहाँ कितना हो रहा है, इन दोनों संख्याओं का योगफल 150 है, 150 है। तो इकाई के स्थान पर शून्य कब होगा, जब इकाई वाला इकाई के साथ जुड़ेगा, है ना, तब यहाँ शून्य आना चाहिए। तो यहाँ अगर 4 है तो 4 में कितना जोड़े कि वो कितना हो जाए, 10 हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि B का मान हमारा 6 है, ठीक, ये 6 हो गया। अब 9 और इसका A का मान कितना होगा, तो एक हासिल इसकी आई थी 6 4 10, एक हासिल तो 9 और गया 10, ठीक है। अब वो 10 यहां हो गया तो A के स्थान पर कितना होगा कि वो 15 हो जाए, 10 में 5 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि A का मान हो गया 5, ठीक है। अब जब A का मान 5, A और B के मान हमको प्राप्त हो गए तो A प्लस B का मान कितना होगा, A प्लस B यानी कि 5 धन 6 बराबर 11, है ना। इस तरीके से हमको निकालना है सवाल का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, देखो पहला दिया 12, B 13, C 10, D 11, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 15। अब सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में फेल हुए 52% और अंग्रेजी विषय में फेल हुए आपके कितने प्रतिशत हुए, 42%। अंग्रेजी में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। लेकिन यहां भी है यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, है ना, अंग्रेजी में 42, अंग्रेजी में आपके कितने एक परीक्षार्थी 52%, हिंदी में अंग्रेजी में 42% फेल हुए और 17% दोनों विषय में फेल हुए। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि दोनों विषय में पास कितनी होगी, है ना। तो जैसे 100% कोई विद्यार्थी ने परीक्षा दी, यानी कि 100 लोगों ने परीक्षा दी
तो 100 लोगों में से जितने अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं उनको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। फेल वाले घटाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन आता है तो उत्तीर्ण प्रतिशत संख्या अगर निकालनी है, कितने प्रतिशत, हम तो उसमें हम देख रहे थे कि उत्तीर्ण प्रतिशत संख्या कैसे निकालेंगे कि एक विषय में 100 में से एक विषय में फेल, एक विषय में जो प्रतिशत फेल हैं, प्रतिशत फेल ऋण दूसरे विषय में प्रतिशत फेल, कितने प्रतिशत फेल होगी। फिर धन का चिन्ह लगाने के बाद दोनों विषयों में प्रतिशत फेल, यानी कि कितने प्रतिशत दोनों विषयों में विद्यार्थी फेल हुए। तो हमारे पास 100 ऋण एक माने पहले हिंदी विषय में 52%, तो ऋण 52, दूसरे विषय में 42, धन 17। तो इनको ये हो जाएगा 117, धन 100 और 1 17, 52 और ये जोड़ करके 2 दूनी 4, 5 4 9, ऐसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 बचा और ये हो गया 23। यानी कि 23% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हुए, यानी कि उत्तीर्ण हुए, है ना। 100 में से एक विषय में फेल माने अनुत्तीर्ण, दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। कभी कभार शब्द अनुत्तीर्ण का आ जाता है। तो जब ऐसे सवाल हो तो इसको हम इस तरीके से इसको डील करके इसको हल करके उसका आंसर निकालते हैं। बहुत एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं सीखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि x² - 2 इन ब्रैकेट k + 1 ब्रैकेट क्लोज x + k² = 0 के मूल वास्तविक तथा समान है तो k का मान ज्ञात करो। क्योंकि ये क्या दिख रहा है, x⁻2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, यानी कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण। सब मूल क्या होते हैं, मूल का मतलब है कि कोई द्विघात समीकरण दिया है और उसके जो x के मान जो निकलते हैं, है ना, उसी को हम मूल कहते हैं। क्या x के जो मान आएंगे वो इसमें रख देंगे, इसको संतुष्ट कर देंगे, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो x के 2 मान आएंगे वही उसके मूल कहते हैं। अब ये मूल वास्तविक तथा समान है तो जो विविक्तकर होता है इसका, यानी कि b² - 4ac, अगर मूल वास्तविक और समान है तो ये b² - 4ac का मान 0 होगा। यानी कि b कहां से निकलेगा, x का गुणांक, a कहां से निकलेगा, x² का गुणांक, c कहां से निकलेगा, जिसमें कोई x नहीं है, यानी कि नियतांक कांस्टेंट पद है जो, ये abc के मान यहां से निकालेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें यही तो कहा गया। अब देखो इसमें क्या है, x² का गुणांक क्या है, इसमें 1, इसमें b कितना होगा, ये c कितना होगा, ये इसमें रख देंगे, b² - 4ac = 0। तो b का मान कितना है, -2k + 1 का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ऋण 4a का मान x² का गुणांक 1 गुणित c का मान जिसमें x नहीं है k² = 0। अब देखो ऋण 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो गया 4, धन k धन 1 ऋण 4k² बराबर 0, यहाँ ये होल स्क्वायर होगा। अब a + b का होल स्क्वायर, यहाँ k + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, k² + 1 + 2k, यानी कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, 4k² = 0। आप 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² + 4 + 4 2 8k - 4k² = 0। देखो 4k² एक k² कट जाएगा, क्या बचा, 4 धन 8k = 0। तो 8k = -4 के, तो k = -4/8, यानी कि 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
-1/2, यानी कि k का मान जो आ गया, k बराबर क्या आ गया, -1/2। तो ऑप्शन में देखो कि a बराबर -1/2 है ना, पहला ऑप्शन क्या है -1/2, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन -3/2, डी 5/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए वाला, है ना, ए वाला सही है, -1/2 के की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 क्या है कि यदि 2x, x धन 10, 3x धन 2 समांतर श्रेणी में है, किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, तो x का मान बताओ। बहुत सिंपल सा है, श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये 3 प्रकार की श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे आप समांतर श्रेणी किसे बोलोगे, इसमें समांतर का मतलब होता है समांतर, समांतर माने सम, सम धन अंतर, यानी कि ऐसे पद या ऐसी संख्याएं जिनके अंकों में अंतर समान हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये इस प्रकार के हमारे पास संख्याएं हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर कितने का, 2, इन दोनों में अंतर कितने का, 2, इन दोनों में अंतर कितने का, 2, इन दोनों में अंतर कितने का, 2। तो इनमें, इनके पदों में अंतर, इनकी संख्याओं में अंतर समान है। तो इसका मतलब है ये कैसी श्रेणी हुई, समांतर श्रेणी कहलाएगी, यानी कि एक क्रम से, बढ़ते क्रम में लिखा हो या घटते क्रम में लिखा हो, लेकिन संख्याओं में अंतर अगर समान है तो फिर वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि जब गुणोत्तर श्रेणी में जैसे 3 संख्याएं हैं a b c, गुणोत्तर श्रेणी में b स्क्वायर बराबर ac, यानी कि पहली और एक तीसरी संख्या का गुणनफल बीच वाली संख्या के वर्ग के बराबर हो तो फिर वो गुणोत्तर श्रेणी में कहलाती है। ठीक है, सवाल हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी में क्या होगा कि जब 3 संख्या हमारे पास दी गई हैं तो इनके अंतर समान होते हैं। तो 3 संख्या जैसे मान लीजिए ये दिया है, बी सी दिया है, अगर 3 श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है अगर, यानी कि समांतर श्रेणी में ए बी सी अगर 3 संख्याएं हैं तो b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा, यानी कि ए बी सी, तो b में से घटाएंगे तब, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये भी समान है, अंतर में समान है, यानी कि b को इधर ले आएंगे तो ये b प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c प्लस ए, यानी कि 2b बराबर हो गया c प्लस ए, यानी कि b बराबर हो जाएगा c प्लस ए बटे 2, है ना, इस प्रकार से। तो ये समांतर श्रेणी की कंडीशन है। तो इसमें ए बी सी, इसमें मान रख देंगे क्या, x धन 10 ऋण 2x बराबर 3x धन 2 ऋण x ऋण 10। अब देखो 2x में से एक x चला गया तो ऋण का x बचा, धन का 10 बराबर 3x में से एक x चला गया तो यहाँ 2x बचा, और 10 में से 2 चला गया तो ऋण का 8 बचा। अब तो ऋण के 8 इधर लाओ तो 10 धन 8 बराबर 2x धन x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 18। इससे ये आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 18 बटे 3, 3 से कटेगा 3 18, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर देखो, पहले में ऑप्शन में 2 दिया है, बी में 4, सी में 6, डी में 8, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये हमारा सही है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 क्या है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, क्या है, पैरेट, तोता बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, यानी कुछ बकरियां होंगी, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 है। किसी व्यक्ति ने गिने होंगे, है ना, तोता और बकरियों के सिरों को मिलाकर के वो कह रहा है कि 35 है, और उनके पैर गिने तो 90 है। तो पूछ रहा है कि तोतों की संख्या कितनी होगी, कितने तोता वहां उसके पेड़ के ऊपर बैठे होंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए, माना कि
तोतों की संख्या हमारी क्या है, x है x तोता बैठी हुई है, और उसके नीचे पेड़ के नीचे जो है वो बकरियां जो हैं, बकरियों की संख्या जो है जो वहां पर वो कितनी है, वो 22 है ना, वो 22 है। अच्छा सिर देखो, तोता का सिर कितना होता है, एक, और बकरियों की एक, तो कुल सिरों की संख्या कितनी हुई, जितनी बकरी जितनी तोता, उन दोनों को जोड़ करके, तो वो कह रहा है उनकी सिरों की संख्या कितनी है, 35 है दोनों को मिला करके। तो x बकरी और x तोता, यानी कि x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 35। एक क्वेश्चन से ये बना दीजिए। अब पैरों की संख्या पूछ रहा है, तो तोता में पैर कितने होते हैं, 2। अगर तोता x है तो उसमें, अगर एक तोता है तो उसमें 2 पैर, और अगर x तोते हैं तो उसमें 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2x धन, और बकरी में कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं ना, तो अगर x बकरियां हैं तो 4 बाई पैरों की संख्या कितनी है, 90। ये क्वेश्चन सेकंड है। एक पद समीकरण लगा करके इसको हम हल करेंगे। अच्छा 2 से देखो कॉमन है ये, इसमें हम लिख सकते हैं x धन 2y बराबर 45, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या है, समीकरण नंबर जो 3 बना है, यानी कि 2 से हमने डिवाइड किया दोनों तरफ, तो x धन 2y बराबर 45 होगा। तो समीकरण 3 से हम 1 घटा दें, यानी कि इसको x धन 2y बराबर 45 ऊपर लिखें, और x धन y बराबर 35 नीचे लिखें और घटा दें, तो ऋण 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 घटा दिया, तो इससे ये कट गया। अब 2y में से y घट गया, तो कितना बचा, y बराबर 45 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 10 बचा। यानी कि जो हमने बकरियों की संख्या मानी थी कितनी, 22, तो बकरियों की संख्या है। अब हमको क्या निकालना है, तोतों की संख्या, तो तोतों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि इसमें हम 22 का मान रख देंगे, x धन 10 बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 35 ऋण 10 बराबर कितना हो गया, 25। तो जो हमने x माने थे, क्या माने थे, तोता, तो x का मान जो आए, तो तोतों की संख्या कितनी हो गई, यानी कि तोतों की संख्या जो है वो हमारी कितनी हो गई, 25 हो जाएगी, है ना। ये तोतों की संख्या आ जाएगी। अब देख लो ऑप्शन नंबर 1 में 25, बी में 10, सी में 20, डी में 35। तो ऑप्शन नंबर हमारा तोतों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तोतों की संख्या, तो हमारी 25 हो जाएगी। अगर इसी में बकरियों की संख्या पूछता है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता, क्योंकि बकरियों की संख्या कितनी आई, 10 आई। तो इसी सवाल में कभी तोतों की संख्या पूछ सकता है, कभी बकरियों की संख्या पूछ सकता है ना। तो इस सवाल को हम ऐसे हल करेंगे। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कौन सा सही विकल्प इनमें से सही है, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका ऋण 2 माध्य, बी ऑप्शन में माध्यिका बराबर बहुलक धन 2/3 इन ब्रैकेट माध्य माइनस बहुलक इन ब्रैकेट क्लोज, माध्य बराबर बहुलक धन 3/2 माध्यिका ऋण बहुलक, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी, है ना। तो इनमें से एक सही कौन सा है कि ये सभी सही है ना। तो अगर सभी सही है तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अगर इनमें से एक सही है तो वो वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। तो इस तरीके के सवाल जब दिए होते हैं तो उनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, पहले 3 बहुलक हो जाएंगे, या अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 बहुलक हो गया, है ना, ये बहुलक, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो धन का 2 माध्य और ऋण का 2 बहुलक होगा कि नहीं, बटे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा कितनी, इसमें माध्यिका बराबर बहुलक धन 2/3 माध्य माइनस बहुलक, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो तीसरे की इस फर्स्ट एक के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब सब सही हो जाएगा। तो पहले इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो माध्यिका बराबर बहुलक में 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 से गुणा हो जाएगा, 3 ऋण
2 माध्य ऋण 2 बहुलक गुणा हो जाएगा, है ना। इस 2 का इसमें माध्य में बहुलक में गुणा हो। अब देखो 3 बहुलक में से 2 बहुलक घटेंगे तो क्या बचेगा, बहुलक और ऋण 2 माध्य, और जो यहाँ 3 आया था इसके नीचे इधर बटे में 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माध्य का, यहाँ पर हो जाएगा 3 माध्य का बहुलक ऋण 2 बहुलक ऋण 2 माध्य माध्य। तो ऋण को इधर ले आइए, 3 माध्य का है ना। तो बहुलक बराबर हमें यहां मिल रहा है बहुलक, 3 बहुलक में से 2 बहुलक घटेंगे क्योंकि ये 2 माध्य है ना, ये धन का चिन्ह है तो 2 माध्य हो जाएगा। वो 3 इसमें 2 माध्य ऋण 2 बहुलक, तो 2 माध्य धन के हैं, है ना। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्य का ऋण 2 माध्य। यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमारा पहले के बराबर हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन मैच कर गए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 बहुलक 3 माध्य का ऋण 3 बहुलक, तो 2 बहुलक में से ये 3 बहुलक में से ये 2 बहुलक घट जाएंगे तो ऋण का 1 बहुलक बचेगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन 1 से तीनों क्वेश्चन जो ABC है तीनों सही हो रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या है कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष के निर्देशांक 3, -5 और ऋण 7, 4 हैं। यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 2, -1 है तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई त्रिभुज है इस तरीके का, उसमें जैसे A, B, C, तो इसमें हम त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए त्रिभुज एक इस प्रकार का है, मान लीजिए A, ये B और ये C, इसके 2 शीर्ष A, B, C, इसमें 2 शीर्षों के निर्देशांक दिए। मान लीजिए इसके शीर्ष के 1, 3, -5 और ये B के निर्देशांक है -7, 4, और इसके हमको निकालना है। तो इसके मान लीजिए x, y है ना, निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर से लिया गया है। इसका केंद्र यहाँ होगा, है ना। इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, इसके निर्देशांक हमको कितने दिए ना, ये 2, ऋण 1 दिया है, ठीक। तो त्रिभुज के केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं, है ना, तो केंद्र के निर्देशांक जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x बराबर x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट इसमें दिया है x a y a, ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 मान लीजिए। तो इस x की जगह 2 रख देंगे और x1 क्या है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि x3 y3 निकालना है। तो x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है ऋण 7, x3 हमें निकालना है बटे 3। 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 7, 3 ऋण 7 धन x3, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, ऋण का 4 धन 3 x3, तो x3 बराबर हो जाएगा 6 धन 4, कितना हो गया 10। यहाँ देखो x3 यानी कि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमारा कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि 10 पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव होगा। तो x का मान तो 10 आ गया। अब y ऐसे निकाल लेंगे, y लिखेंगे तो y बराबर y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 यहां रखेंगे बराबर y1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू धन का 4 और y3 हमको निकालना है बटे 3। 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस ये हो गया -1 प्लस y3। तो y3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3 + 1, यानी कि आ जाएगा -2, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट आ गया वो आया -2। तो यानी कि जो
त्रिभुज का जो तीसरा शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या क्या हो गए, ये आपके क्या हुए 10, -2। अब यहां देख लो, पहला ऑप्शन दिया है 10, -2, बी ऑप्शन -2, ये 10 दिया है यानी कि -2, 10, सी, 10, 2, डी, 2, -10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है हमारा 10, -2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ए सही है ना। तो इस प्रकार से त्रिभुज के हमने तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विभिन्न एग्जामों में, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे टीजीटी हो, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो किसी गरीब बच्चे को पेन, पेंसिल, कॉपी की मदद कर सकते हैं, किसी असहाय व्यक्ति की भी आप सहयोग कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।